बाद आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि एलएसी पर भारत चीन के बीच हिंसक झड़प हुई है, जहां पर एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। कल रात भारत चीन के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। तो चीन की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। तमाम बातचीत के बाद भी एलएसी पर झड़प हुई है और इस झड़प में भारत का एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गया। और उसके बाद से तनाव के बीच बातचीत का भी दौर फिर से शुरू हो गया है। मामला शांत करने के लिए दोनों तरफ के अफसर बातचीत कर रहे हैं और इसको लेकर भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री और के साथ बैठक चल रही है इस मामले को लेकर। वही रक्षा विशेषज्ञ एस बहल ने भी इसे चीन की सोची समझी साजिश करार दिया है। यह है कि दोनों तरफ की सेनाओं को अभी तक यही ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि अपना जो स्थान आपने जहां पर तैनात है वहां से पीछे नहीं हटना है पूरे तरीके से। तो जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स हुए भी हैं थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट के लिए, वो पूरे तरीके से जो है उसको वो अभी फुलफिल नहीं करा गया है। तो मेरे ख्याल से फिर से डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करनी होगी और डिफरेंट लेवल्स पे। ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे हम बात करें, अलग अलग लेवल पे बात करके ये देखना होगा कि हम लोगों ने जो निर्णय कर रखा है कि दोनों देश मिलकर शांति बनाए रखेंगे और आपसी बातचीत के जरिए इस हल को निकालेंगे। और जो पीस रही है, शांति रही है, वो शांति रहनी चाहिए हमारी सीमाओं पर, क्योंकि ये हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे सॉवरेनिटी का मसला आ जाता है, जो कि बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है भारत और चीन जैसे 2 देशों के बीच में। अगर वहाँ सेना को जो हम लोगों ने अगर ऑर्डर्स दिए हैं या चीन ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो सेना तो उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी। तो उसके लिए उसको सेना को डायरेक्टली ब्लेम करना मेरे ख्याल से आवश्यक नहीं है। जरूरी ये है कि हम लोग जो है इसको पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे लेकर इसको हल करने का प्रयास करें। लेकिन शशांक जी, देखिए, आपको नहीं लगता पिछले और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रॉबिन सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। रॉबिन साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरा पहला ही सवाल ये है कि चीन की इस हरकत को क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, चीन की हरकत को तो मेरे ख्याल से अभी तक जो चला रहा है ओवरऑल उसी पिक्चर से हम कहेंगे कि चीन एग्रेसिव हो रखा है दुनिया भर में और अलग अलग देशों के साथ, क्योंकि उसे लग रहा है वो घिरा जा रहा है। और भारत के साथ भी वो एग्रेसिव हो रहा है जी। और भारत को वो मैसेज देना चाहता है कि आप दुनिया में मेरे अगेंस्ट संगठन मतलब गठबंधन मत बनाओ WHO में या अमेरिका के साथ, इत्यादि इत्यादि। और एक मैसेज और कि आप ये मत समझो कि मैं कमजोर पड़ गया हूं इस समय, क्योंकि दुनिया कोरोना का जो किस्सा हुआ या दुनिया अमेरिका मेरे साथ जो कर रही है, मैं कमजोर भी नहीं पड़ा हूं। तो चाइना एक तरह से अपनी एग्रेशन दिखाना चाह रहा है, दैट्स वन। तो इसको तो हम उस तरह से देखेंगे। पर दूसरी बात यह कि भारत और हम इसे कैसे देखते हैं और हमारा इसमें क्या रहेगा, वो ऑब्वियसली आई थिंक नेक्स्ट होगा आपका। बट चीन की तरफ से तो यही आ रहा है कि हम मतलब दुनिया ने हमें कमजोर नहीं कर दिया है, आप ये मत समझो। और मेरी जो अपनी मार्च है टूवर्ड्स माय डेस्टिनी, चीन तो अपने को 2049 तक दुनिया की सुप्रीम पावर सोचता है, राइट। लेकिन रविंद्र जी, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि कोरोना की वजह से कमजोर पड़ गया और ये मैसेज देना चाहता है कि हम कमजोर नहीं हुए, तो ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है चीन को घेरा जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर, अमेरिका भी दबाव बना रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो हरकतें उसकी है, क्या डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है चीन? ग्रेट क्वेश्चन। नहीं, मेरे ख्याल से डाइवर्ट करने की नहीं, मतलब सब कुछ चल रहा है। चाइना अब अलग अलग एंगल से, अलग अलग जैसे ना सिलेंडर्स की फायरिंग कर रहा है, अलग अलग एंगल से। ये डाइवर्ट करने का प्रयास नहीं है। चाइना हर एंटेगोनिस्ट को, हर अपने अपोनेंट को एक मैसेज और एक पोजीशन दिखाना चाह रहा है। तो वो भारत को ये दिखाना चाह रहा है कि आप ये मत समझो मैं कमजोर हूं, आप छोटे प्लेयर हो, आप वीक प्लेयर हो, मेरे से बहुत कमजोर हो, मैं आपको सबक सिखा दूंगा, आप साइड में बैठ जाओ, मेरे खिलाफ आप गठबंधन मत करो। तो भारत के साथ वो ये मैसेजिंग है और इस मैसेजिंग के साथ वो अपना कुछ इमीडिएट अपनी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी देख रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मैं कई जगह थोड़ा और बढ़ जाऊं,
तो मेरी मिलिट्री की जो पोजीशनिंग है किसी ऊंची पहाड़ी पर हो जाए हम, ताकि हम जी। इंडिया का फ्यूचर, वो ये भी देख रहा है कि इंडिया बॉर्डर एरिया में अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जी। तो वो ये शॉर्ट टर्म में ये भी प्रयास कर रहा है कि मैं इस बार मैं पुश बैक जो इंडिया को करूं, उसे कुछ सबक जी। दूं, कुछ मैसेज दूं, और इसी दौरान मैं जी। अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए कुछ जी proper जी रविंद्र जी, ये जो है मुद्दा काफी गर्म भी है और बड़ा भी है, इस पे काफी बातचीत करने की जरूरत है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलते हैं वहां पे। उनके व्यक्तित्व में हमेशा रही है। हमें तो इतिहास याद है पूरा उनका। 80 में वो इस्तेमाल किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश प्रसाद माथुर को हराने में। मात्र 2000 वोट आए थे और इतने ही वोटों से जगदीश प्रसाद माथुर हारे थे। उसके बाद इनका सफर जनता पार्टी से शुरू हुआ। अब अलग अलग पार्टियां बदलते बदलते आज भी इन पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास कोई नहीं करता है, और आरएसएस तो बिल्कुल नहीं करता है। अब वो चाहे नेकर सिलवा लें, चाहे टोपी पहन लें, उनके व्यक्तित्व में जो खामियां हैं उसका आत्मविश्लेषण तो उनको ही करना पड़ेगा। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को सुन रहे थे आप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।